बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, बजट के बाद ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर और फिर उनके जवाब में असद उमर साहब की तकरीर और फिर पंजाब में बजट पेश हुआ, इस सब पर तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। सरदस्त अपने जो हमारा मामूल रहा है कि कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट्स देते हैं इस प्रोग्राम के आगाज़ में। तो गुजारिश है कि अब लाहौर में तो ये फ़ैसला कर लिया गया है कि वो मकामात जहाँ पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है उन तमाम टाउन्स को सील किया जाएगा कल रात 12 बजे से ऑनवर्ड। अभी ये तय करना बाकी है किन गलियों को, किन मोहल्लों को कैसे लॉकडाउन करना है। दूसरा, पेशावर में कुछ देर पहले तला मिली कि 4 ऐसे मकामात हैं जिनको सील कर दिया गया है क्योंकि वो रेड जोन्स थे, हॉट स्पॉट्स थे कोरोना की वजह से। कोयटा में भी कुछ ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं। सिंध की सूरत हाल भी अभी वाज़ेह नहीं हो पा रही कि वहाँ कराची में क्या कोई ऐसा फ़ैसला हुआ है या नहीं। अलबत्ता एक बात बड़ी अहम है नाज़रीन के 15 मई को जो महकमा सेहत पंजाब ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिस पर वजारत सेहत ने कुछ ज़्यादा कान नहीं धरे थे। यहाँ पर महकमा सेहत की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस फैल रहे हैं और ख़दशा है कि पूरे शहर को ये लपेट में ले सकते हैं ये इलाके। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 4 हफ्तों का लॉकडाउन किया जाए सख्ती से। 14 दिनों के वक्फे से 2 बार उन्होंने तजवीज़ किया था। 15 मई यानी 1 माह पहले महकमा सेहत इस नतीजे पर पहुँच चुका था जिस नतीजे पर आज मुकामी इंतज़ामिया या हुकूमत पंजाब पहुँची है। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। ज़िम्मेदारान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे बात कर सकें। इसके अलावा 1 जून को, इस महीने की अगर हम बात कर लें, 1 जून को पूरे मुल्क में 76,332 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सिर्फ 15 रोज़ के अंदर ये तादाद कई गुना आगे बढ़ती हुई आज के दिन में 1,44,478 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ 15 दिनों में, जून के 15 दिनों में यानी पे मजमूई तौर पर 68,000 से ज़ायद केसेस का इजाफा हुआ है। और अगर इसकी हम एवरेज निकालें तो ये 4,500 केसेस पर डे पाकिस्तान में ये एवरेज बनती है, जिसमें 6,000 से ज़ायद भी रिपोर्ट हो चुके, 5,500 से ज़ायद भी रिपोर्ट हो चुके। तो 15 रोज़ जो जून के हैं वो क़यामत ख़ेज़ वाक़या हो रहे हैं। सिर्फ 15 जून, इन 15 दिनों में 68,000 से ज़ायद केसेस का इजाफा हुआ है। हम जिक्र करना चाहेंगे आज हेल्थ वर्कर्स का भी और डॉक्टर्स का भी। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान भर में मजमूई तौर पर 4,195 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स कोरोना की ज़द में आ चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स की तादाद 2,526 बनती है, 2,526। सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स KPK में मुतासिर हुए हैं। शहीद हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की तादाद पाकिस्तान भर में 39 बनती है। इसके साथ साथ बरतानवी इदारा इंपीरियल कॉलेज, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो भी आप खबरों में सुन रहे होंगे। वो बड़े हौलनाक तस्वीर कशी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 2020 अगस्त के वक्त तक पाकिस्तान में एक दिन में कम से कम 80,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख अफराद जो हैं वो से मुतासिर हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो सकते हैं इस अरसे के बीच में। असद उमर साहब का अपना बयान भी आपके सामने है जिन्होंने 12 लाख तक की प्रेडिक्शन की अगले महीने तक। तो ये वो सूरत हाल है जिसके तनाजुर में अब जो नई फ़ैसला साजी की गई कुछ इलाकों को सील करने की, ये अहमियत इख्तियार कर चुकी है। हसन रज़ा साहब लाहौर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी, वो हमें रिपोर्ट करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सूबाई वज़ीर जनाब मियां असलम इकबाल साहब से भी रब्ता कर सकें और कुछ ही देर बाद मुर्तज़ा वहाब साहब भी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, सबसे पहले हम लाहौर का जिक्र करते हैं क्योंकि लाहौर को बार बार कोरोना का गढ़ कहा जा रहा है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में भी अर्ज़ की कि 15 मई को जो महकमा सेहत की रिपोर्ट थी वो भी वही कुछ तजवीज़ कर रही थी कि कुछ इलाकों को सील कर दिया जाए, जो जिस नतीजे पर आज गवर्नमेंट पहुंची है, इंतज़ामिया पहुंची है। तो अब भी कुछ कन्फ्यूजन है। 8-10 इलाकों का नाम तो ले लिया गया, लेकिन इनमें लॉकडाउन या सील जो किया जाएगा इन इलाकों को, उसकी नौयत क्या होगी? इंतज़ामिया आपको क्या बताती है? तरीकाकार पंजाब हुकूमत ने पहले ही तय किया गया था कि जो भी अगर लॉकडाउन करेंगे या किसी इलाके को या किसी गली को भी यहाँ तक कि सील किया जाएगा तो उसकी इजाज़त काबीना कमेटी से ली जाएगी। अभी कुछ देर कबल जो है मेरी सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से भी बात हुई और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक साहब से भी बात हुई है। तो उनका भी यही कहना है कि आज रात 10 बजे तक हम फहरिस्तें मुकम्मल कर लेंगे। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से तैयारी की जा रही है। उन तमाम पहली बात आप ये देख लें कि 9 इलाकों में 80 ऐसी गलियां और छोटे छोटे इलाके हैं जिनकी निशानदी प्रपोज्ड है, जिनकी निशानदी की गई है। उनको मद्देनजर रखते हुए उसमें से जो है फाइनल करेंगे कि किन इलाकों को, किन आगे गलियों को सील करना है। फिर उसकी जो है हतमी पहले मंजूरी दी जाएगी चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कमेटी में, फिर काबीना कमेटी का कल इजलास बुलाया जाएगा। उसमें जो है वज़ीर आला पंजाब भी मौजूद होंगे, उसमें हतमी मंजूरी ली जाएगी कल। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक का यह कहना
कहना है कि कल हम तकरीबन 12 बजे तक इसकी बाकायदा मंजूरी लेने के बाद हम इस पर इंप्लीमेंट शुरू कर देंगे। एक मिनट ठहरिएगा, यानी ये जो लाहौर में शाहदारा टाउन का इलाका है, अंदरून लाहौर के कुछ इलाके हैं, मुजंग है, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, लाहौर कैंट, निश्तर टाउन और अलामा इकबाल टाउन, इन इलाकों का नाम लिया जा रहा है। पहले ये इत्तला मिली कि इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। आपकी ताज़ा मालूमात ये बता रही हैं कि इन इलाकों में भी आगे मज़ीद जो गलियाँ मोहल्ले हैं उनको अभी मार्क करना बाकी है और फिर उसके बाद मंजूरी ली जाएगी मुतल्लिका कमेटियों से और फिर उन गलियों को लॉक या सील किया जाएगा। ये दुरुस्त तशरीह मैं कर रहा हूँ? जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये आज जो है इस पर काम जारी है अभी, क्योंकि 4 बजे भी इजलास हुआ सेक्रेटरी हेल्थ की सरबराही में और अभी भी इस पर जो है मुशावरत जारी है। फरिश्ते हतमी तैयार की जा रही हैं कि कौन से इलाके में कितना ज्यादा जो है ये वायरस फैला हुआ है, कितने मरीज ज्यादा आ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ये एक्शन लिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है इस पर इंप्लीमेंट शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि जवाद रफीक मलिक ने यह वादा किया है कि कल रात 12 बजे तक हम अपना काम शुरू कर देंगे, यहां तक कि मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। कल रात 12 बजे से जो है इस पर इंप्लीमेंट होगा। अच्छा, एक गुजारिश है, ये बताइएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि मियां असलम इकबाल साहब या यास्मीन राशिद साहबा या दीगर कोई जिम्मेदार पंजाब का दस्तयाब हो जाए। ये बात आपने भी पूछी होगी हुकाम को कि लेट से अगर इकबाल टाउन का इलाका सील किया जाता है या उसके कुछ इलाके सील किए जाते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी? यानी एक शख्स जो रहता है इकबाल टाउन में काम करता है वो मॉल रोड पर या किसी और जगह पर, तो क्या वो आ जा सकेगा? देखें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेरे ख्याल में सबसे बड़े ऑफिसर्स के भी सरबराह हैं। उनका ये कहना है कि मार्केटें तमाम बंद होंगी, किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, प्रॉपर सील कर दिया जाएगा, लॉक होगा। और उसके बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी और उनका जो केस जो जेन्युइन होगा, लाइक अस्पताल जाना है, तो फिर उनको होगी और उस पर भी वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर के आगे जो है ऑफिसर्स की तैनाती जो है वो की जाएगी, वो उसको मॉनिटर करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो है रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी के जवानों की खिदमत भी ली जा रही हैं और और अंदर जो सील किया जाएगा वहाँ पे ग्रॉसरी अशिया खुर्दोनोश की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। इसी तरह जो है वहाँ पे मेडिकल स्टोर जो है, फार्मेसी वगैरह वो खुली रहेंगी, हॉस्पिटल्स हैं तो वो खुली रहेंगी। लेकिन अगर उन जिन इलाकों को सील किया जाएगा उनमें अगर मार्केटें आती हैं या किसी किस्म का बड़ा स्टोर आता है तो वो बंद कर दिया जाएगा, उनको खोलने की इजाजत नहीं होगी। आप देखिए नाज़रीन को हम ये भी बताएं ना कि आज एनसीओसी के इजलास में 20 ऐसे शहरों की निशानदेही की गई है पाकिस्तान भर में जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और यहाँ पे इक़दामात मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। उनमें कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सवात, हैदराबाद, सक्खर, सियालकोट, गुजरात, घोटकी, लाड़काना, डेरा गाजी खान, खैरपुर, मालाकंड और मर्दान के इलाके शामिल हैं। ये वो 20 शहर हैं जिनकी निशानदेही एनसीओसी के इजलास में आज की गई है। तो हसन, इन शहरों का मैंने नाम इसलिए लिया कि इनमें 8 शहर ऐसे हैं 20 में जिनका शुमार पंजाब में होता है, यानी लाहौर के अलावा रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और डेरा गाजी खान। तो ये जो डिसीजन स्मार्ट लॉकडाउन को हुआ ये तो लाहौर के 8-10 इलाकों में है। बाकी 8-10 शहर जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनके बारे में अभी कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। देखिए, कल वाले इजलास में उनके हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। लेकिन एक बात जो मैं बिल्कुल वाज़ेह करना चाहूँ, जो हुकूमती ज़िम्मेदारान और पंजाब की सीनियर ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो मालूमात मिली हैं, उनका यह कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब लाहौर आए थे तो उनके सामने हमने एजेंडा रखा था और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से, खुसूसन पंजाब हुकूमत की जानिब से यह बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा गया था कि लाहौर के समेत पंजाब के उन मकामात पर जहाँ पे वायरस की शिद्दत में इजाफा है उन इलाकों को मुकम्मल सील किया जाए, लॉकडाउन किया जाए। यह ना हो कि किसी को इजाज़त खोल दी जाए, बेकरी जो है उससे ज़्यादा वक्त के लिए इजाज़त दी जाए। और उनमें तो यह भी तजावीज़ शामिल थी जो हुकूमती ज़िम्मेदारान कहते हैं कि वहां पर जो है एक वक्त मुकर्रर किया गया था कि 2 से 3 घंटे के दौरान, और वो 3 वक्त खुलेगा और उसके बाद वो तमाम लॉक होगा, किसी बंदे को वहां से निकलने की इजाजत नहीं होगी। फिर करेंगे तो हम जो है कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मुखालफत की, जो हुकूमती ज़िम्मेदारान बताते हैं, और उनका यह कहना था कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम इनको एक वार्निंग दे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने बिल्कुल कहा था कि जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे वायरस बढ़ता चला जाएगा। अगर और यह भी कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई थी WHO की, उस पर भी हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन वो बात फिर वहीं आ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसकी मुखालफत की थी और कहा था कि हमें एक वार्निंग देनी चाहिए, हमें SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाना चाहिए। जबकि पंजाब हुकूमत चाहती थी कि पूरे लॉकडाउन की
तरफ जाए, और खासतौर पर लाहौर को हवाले से पूरे लाहौर को लॉकडाउन करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर थी, लेकिन आज ये फैसला हुआ, कल हतमी तौर पर बाकायदा बड़े फैसले कर लिए जाएंगे। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरे ख्याल कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर आपसे रब्ता उस वक्त उस्तवार नहीं हो पा रहा था। अब ये देखिए कि जो 15 मई को महकमा सेहत ने रिकमेंडेशंस दी और जो तजवीज़ किया उन्होंने बाद में कि 2 हफ्तों का 14 दिन के साथ 28 रोज़ा ये लॉकडाउन किया जाए उन इलाकों में जहाँ ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तब तो वो बात नहीं सुनी गई थी। अब फिर उसी पर अमल दरामद करने पर मजबूर हो रही है सरकार। हाँ जी, अब खबर तो यही है, लेकिन जो अभी तक तरीक़ाकार वाज़े किया गया है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। और इसके अलावा NCOC ने तो 20 शहर मज़ीद नॉमिनेट कर दिए हैं। बताया गया कि इन 20 शहरों में भी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। तो हाल जो हमें समझ आ रहा है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन के हक़ में तो सरकार बिल्कुल नहीं है, यानी सिलेक्टेड और स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा उन इलाकों में। क्या ये काफ़ी होगा? नहीं, ये मुमकिन है कि कोई एक शहर जो है वहाँ मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि मुख्तलिफ इलाके जो हैं जहाँ से ये फैलाव ज़्यादा हो रहा है उनको लॉकडाउन कर दिया जाए। अब ये तो उस वक़्त बात हो सकेगी जब तफसीलात सामने आएंगी, फिर मालूम होगा कि उसकी अफादियत कितनी होगी और उसके नताइज जो है मतलूबा हासिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। तो अभी तक कोई तफसीलात बयान नहीं की गई कि ये लॉकडाउन किस नौइयत का होगा, वहाँ मूवमेंट जो है उस पर पाबंदी किस तरह से होगी, क्या उन इलाकों से लोग बाहर आ सकेंगे दूसरे इलाकों की तरफ, क्या दूसरे इलाकों से वहाँ जा सकेंगे। तो जब ये तफसील सामने आएगी तभी इसके असरात पर गुफ्तगू हो सकेगी। लेकिन बहरहाल ये तो बात वाज़े हो रही है ना कि कुछ परेशानी लाहक हुई है जी। और जो फैलाव है उसको रोकने की तदबीर की जा रही है, यानी आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो कहा जा रहा था कि ये फैलाव को रोका जाए। ठीक, मुर्ज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन किया सर, मुशीर हैं वज़ीर आला सिंध के, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर दस्तयाब हैं। मुर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम लाहौर का जिक्र कर रहे थे, पेशावर से भी इत्तला मिली, वहाँ पे 4 इलाके सील कर दिए। कोयटा में भी कुछ सरकार ऐसे ही सोच रही है, और NCOC ने भी 20 शहरों को हाईलाइट किया जहाँ पर वो समझते हैं पोटेंशियल रिस्क है। तो इस सिलसिले में आपके यहाँ सरकार के इक़दाम करिए कि आप भी सिलेक्टिव और स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं, अगर हैं तो किन इलाकों में और कब से? अजमल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे से मौक़िफ़ बयान करने का। देखिए, कराची शहर बुनियादी तौर पर एक हॉटस्पॉट है कोरोना वायरस का, और सिंध में जो अभी तक तकरीबन कोई 55,000 के लगभग केसेस मंजर आम पर आए हैं, उसमें तकरीबन कोई 85 से 90% जो केसेस हैं वो कराची शहर के अंदर है। और कराची शहर के जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन केसेस का रुझान है। तो अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं उन एरियाज के ऊपर जहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है इस वायरस की, और एक बार उन चीजों को हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि हॉटस्पॉट्स कौन से हैं। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट से भी रुजू करेंगे, NCC से भी रुजू करेंगे, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ये फैसला करेगा। लेकिन मैं शामी साहब जो बात कर रहे थे, मैं उस पर सिर्फ 2 जुमले ऐड करना चाहूंगा कि फाइनली मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत एहसास हो गया है मामले की संगीनी का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 2700 जाने चले गई हैं, 1 लाख से ऊपर केसेस आ गए। तो अब फाइनली फेडरल गवर्नमेंट को इसका अदराक हुआ है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, कितनी खौफनाक है, और किस तरीके से प्रोएक्टिव अंदाज से काम करने की जरूरत है। काश कि ये फैसला पहले कर लिया जाता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। अभी आपने जो गुफ्तगू की, ये तासुर दुरुस्त है कि कराची का कोई इलाका, कोई टाउन, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं जो इससे फ्री हो? हर जगह आप समझते हैं कि कराची में हर मोहल्ले, गली और इलाके में कोरोना फैल चुका है तेज़ी से। अजमल, मैंने आपको बताया कि कराची के अंदर कुल 6 ज़िले हैं। 6 के 6 ज़िलों के अंदर इन केसेस की कंसंट्रेशन है। बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट जो हमारा है, इसमें जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये वो एरियाज हैं जिसके अंदर हाई एंड सोसाइटी भी आपकी रहती है, आपकी मिडिल क्लास सोसाइटी भी रहती है, और कच्ची आबादियां कम हैं कंपैरेटिवली इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में।
तो ये कहना कि पूरे कराची की हर गली में फैल गया, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए थोड़ा सा गैर मुनासिब होगा। लेकिन ये कहना कि 6 के 6 जिलों के अंदर कोरोना वायरस के केसेस का रुझान है, पेशेंट्स हैं, ये बात दुरुस्त है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे शहरों में मगर मुर्तज़ा साहब ये बताएं, शामी साहब मुखातिब आपका ये ख्याल है कि ये इलाके एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकेगा और अलग अलग करने से हासिल नहीं हो सकेंगे, यानी ये आप कहना चाहते हैं? शामी साहब, अगर आपको याद हो, जब नए नए केसेस कराची में बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हुए थे, तो कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर हमने कोई 12 यूनियन काउंसिल्स थी जिनको सील करने का फैसला किया था। और आपको याद होगा जब हमने ये फैसला किया तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत है उसने कितनी तनकीद की हमारे ऊपर। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें की गई कि जी गलत फैसला कर लिया, इस तरह का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। तो इन तमाम ये जो तनकीद बार बार की गई, इसकी वजह से हमारी जो इंतजामी मामलात हैं उसके अंदर बड़ी इंटरफेरेंस हुई अनफॉर्चुनेटली। मैं समझता हूँ कि अब चूंकि लाहौर से इस चीज़ की पहल हो गई है, अब मैं उम्मीद करूंगा कि पीटीआई के जो दोस्त कराची शहर में मौजूद हैं वो बेजा तनकीद नहीं करेंगे, इस मामले पर सियासत नहीं करेंगे और मामले की संगीनी को समझते हुए हुकूमत का साथ देंगे। मैं समझता हूँ अगर नीयत आपकी साफ हो तो हर काम हो सकता है। आप एरियाज को बाइफरकेट कर सकते हैं, कॉर्डन ऑफ कर सकते हैं। गो कि कराची जैसे शहर में काम करना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काम किया जा सकता है अगर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपनी मशीनरी को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीटली बैक करें और जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है इस मामलात पर ना करें। मुर्तज़ा साहब, कुछ सोशल मीडिया के तवस्सुस से इल्म हुआ, इसकी तस्दीक या तरदीद आप ही करेंगे, कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कराची के ऐसे हैं जिनके बाहर ऐसे बैनर्स आवेज़ा थे जिन पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर कैपेसिटी फुल हो चुकी है, मज़ीद मरीज़ों की गुंजाइश नहीं है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर क्या कर रहे हैं आप? कैसे शदीद मुतासरा मरीज़ों को हैंडल कर रहे हैं? ये अजमल साहब आपकी बात दुरुस्त है कि कराची के अंदर 2 प्राइवेट सेक्टर अस्पताल थे जिसकी कैपेसिटी फुल हो गई थी और उन्होंने आवाम को मुतला किया, और एक पब्लिक सेक्टर अस्पताल था जो कि कंप्लीट कैपेसिटी पर काम कर रहा था। बाकी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वो अभी गो के प्रेशर में है, पेशेंट्स का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक वो बैक टू कैपेसिटी नहीं है। अजमल साहब, हमने किया ये है कि हमने अपने क्रिटिकल पेशेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो वो पेशेंट्स है जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी एक और बड़ा नंबर है जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हमने हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स अपने अस्पतालों में कायम किए जिसकी हम कैपेसिटी को तवातुर के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस वक्त गालिबन सिंध में तकरीबन कोई 380 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, और तकरीबन शायद कोई 160 के करीब लोग हैं जो कि आईसीयू में हैं। तो हमारा जो अस्पताल का निज़ाम है वो अंडर प्रेशर तो है, अंडर स्ट्रेस तो है, लेकिन अभी तक वो 100% उसकी कैपेसिटी तक नहीं पहुंचा है। हैविंग सेड दैट, जामी साहब, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी को तवातुर के साथ मजीद एक्सपैंड करें। आपने आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े अस्पतालों का जिक्र किया था जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में वफाक के जिम्मे जाने थे। ये जबकि पेंडेमिक को आए हुए 3-4 माह हो चुके, अब जबकि बहुत मसाइल पैदा हो चुके, तो आज आपको ख्याल क्यों आया कि आज आप उस बाबत जो आपको मुश्किलात दरपेश हैं उनका इजहार करें? ये तो बहुत पहले से आपको इन चीज़ों को हाईलाइट करके बता देना चाहिए था ताकि आवाम को इल्म होता कि ये अस्पतालों के इंतजाम नज़्म व नस्क में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया अजमल साहब, और इसकी वजह कि मैंने आज इसको हाईलाइट इसलिए किया कि हफ्ते की रोज शाम को व्हाट्सएप के जरिए वफाकी हुकूमत ने एक खत जो है इन तीनों अस्पतालों की इंतजामिया को भेजा कि जी तमाम रिकॉर्ड हमें आप भेज दें। तो उससे हमें थोड़ी सी उनकी नीयत पर डाउट हुआ, और वो नीयत पर इसलिए डाउट हमें हो रहा है क्योंकि माजी में वफाकी हुकूमत काबीना के जरिए ये फैसला कर चुकी है कि तीनों अस्पताल सूबाई हुकूमत के मातहत काम करते रहेंगे और वफाकी हुकूमत इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो वफाकी काबीना के फैसले के बाद ऑल ऑफ अ सडन इस तरह का खत वफाकी हुकूमत की जानिब से आना, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से आना, वो थोड़ा तशवीशनाक था, और इसलिए हकायक को पब्लिक के सामने आना जरूरी था। इसलिए वो तमाम गुजारिशात हमने पब्लिक के सामने पेश की। हमारी एक बार फिर वफाकी हुकूमत से एक गुजारिश है कि इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में जब हम सब पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, अगर इस तरीके से वफाकी हुकूमत इंतजामी मामलात में इंटरफेयर करेगी, इंटरवीन करेगी, 3 आपके फ्रंट लाइन अस्पताल जो कि कोविड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो सही मैसेज नहीं जाएगा और ये राइट टाइम इस चीज के लिए नहीं है। एक बार हम पेंडेमिक पर काबू पा लें, इस बुरे फेज से हम निकल जाएं, इन तमाम
चीजों के ऊपर फैसला किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब। शामी साहब, अब देखें बीजिंग में साहब सर पहले जी बात कर लें। पहले उन्होंने ये बड़ा तमतराक से ऐलान किया था ये हॉस्पिटल हम चलाएंगे, लेकिन बाद में माजरत कर ली कि हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है और सूबाई हुकूमत के सपोर्ट कर दिए। तो अब तो कोई इंटरफेरेंस का कोई जवाब नहीं है। उनको ये सूबाई हुकूमत जो है उसको ये काम करना चाहिए अपना जो कर रही है वो। जी शामी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तवातुर के साथ अपना काम करें। तीनों अस्पतालों का है और आइंदा माली साल का जो हमारा बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें भी इन तीनों अस्पतालों के लिए हम अपने अमाउंट को फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं। 19 अरब रुपए डाल रहे हैं ताकि इन अस्पतालों को और मजीद बेहतर तरीके से चलाया जा सके। हमें अफसोस इसलिए होता है शामी साहब कि जैसा आपने खुद कहा कि वफाकी हुकूमत फैसला कर चुकी थी कि अस्पताल हम नहीं चलाएंगे, हमारे पास माली वसाइल नहीं है, तो उस फैसले के बाद ऑल ऑफ अ सडन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्यों ये खत लिखती है, उसकी नीयत क्या थी, इंटेंशन क्या थी, इसकी वजह से हमें तशवीश हुई। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने आपका एक पब्लिक के सामने रखे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वफाकी हुकूमत खुद फैसला कर चुकी है कि अस्पतालों का कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास रहेगा, तो इसलिए हमें उनकी नीयत में खोट नजर आ रहा है और इसलिए हमने आपका एक को ठीक चले मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया साहब। वक्त आगे शाम से ब्रेक का, लेकिन आप देखें बीजिंग में 80 के करीब केसेस जैसे ही निकले तो जिन इलाकों से वो केसेस आए हैं वहाँ पर तो जंगी बुनियादों पर सील डाउन किया गया। और अब ये मालूम हो रहा है, क्योंकि आज असद उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि पूरी दुनिया में जो मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी है वो तो नाकाम हो चुकी है। वो मईशत पर उसके जो असरात होते हैं उनको कोट कर रहे थे। तो यूँ समझ आ रही है कि जैसे ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, मखसूस इलाकों को सील करना है, शायद यही एक वाहिद हल बाकी रह गया। शामी साहब देखिए, ये पॉलिसी तो नाकाम नहीं हुई। बीजिंग में बड़ी सख्ती के साथ फिर लॉकडाउन किया गया है और लेकिन अगर अपने हालात के मुताबिक हम चाहते ये हैं कि इलाकों को लॉकडाउन करें तो चलिए वो तजर्बा भी करके देख लें। बुनियादी बात यह है कि नतीजा निकले और ये मर्ज जो है उसको महदूद किया जाए, इसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं और वो उसी वक्त मुमकिन है जबकि लोगों का राब्ता मुनक़ता होगा एक दूसरे से। तो अगर आप जो स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं इलाका वाइज करना चाहते करके देख लेते हैं, नतीजा जो है वो हासिल होना चाहिए। जैसे डेंग शाओपिंग ने कहा था कि अगर बिल्ली चूहे मार रही है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि उसका रंग काला है या सफेद है। बुनियादी बात यह है कि आप नतीजा हासिल करते हैं या नहीं करते हैं। इससे कहाँ बात ये भी है ना कि वो जो महकमा और आज ये भी मैं तजवीज़ की थी वो अगर पहले एक माह पहले मान लिया जाता, उस बात पे अमल किया जाता तो शायद कुछ केसेस उतनी तेज़ी से ना फैलते जितने अब फैल रहे हैं। शाम साहब आप बात कीजिए, फिर ब्रेक लेनी है, बात पूरी कीजिए आप। जो प्रेसिडेंट चीन के प्रेसिडेंट शी हैं उनकी आज सालगिरह मनाई जा रही है और शहबाज शरीफ साहब ने एक पैगाम जारी किया, उनको मुबारकबाद दी है। और जो कौंसल जनरल है लाहौर के चीन के, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ख़त भी लिखा है और उसमें उन अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने मुकम्मल किए थे चीन के साथ मिलकर उनकी याद दहानी कराई है और उम्मीद जाहिर की है कि ये दौर जो है यानी ये ताउन का जो दौर है वो जारी रहेगा इसी तरीके से। तो चीन और पाकिस्तान के दरमियान आज एक ताल्लुक़ के हवाले से भी एक अहम दिन बन गया है। ठीक, एक ब्रेक नाज़रीन। ब्रेक के बाद चूँकि जब बजट आया तो हमारा प्रोग्राम नहीं था, तो बजट और बजट पर होने वाली तनकीद और फिर आज पंजाब का बजट भी पेश हो चुका है। पंजाब के सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ हाशिम जवां बख्श साहब बराह रास्त मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस बजट के हवाले से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब आज ज़रा बजट की कुछ जिक्र कर लेते हैं, वफाकी बजट का, फिर पंजाब के बजट का। हाशिम जवां बख्श साहब हमें ज्वाइन करेंगे बराह रास्त। लेकिन बजट के बाद आज जो कौमी असम्बली में हमने देखा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी लंबी तकरीर की और तनकीद की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर, मवाजना किया पिछले 5 सालों का बहालिया 2 जो बजट पेश किए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके साथ, जब और साथ मुतालबा भी कर दिया कि हफीज़ शेख साहब और गवर्नर स्टेट बैंक का नाम ECL में डाला जाए। और जहांगीर तरीन साहब का भी ताना उन्होंने दिया कि जिनको राज मालूम थे वो चले गए। तो जवाब में असद उमर साहब ने भी जवाब दिया ऐसे ही कि ECL पर से तो एतबार ही उठ गया, जाली प्लेटें दिखाकर लोग बाहर चले गए और प्लेटें अब चमचम में बदल गई वगैरह वगैरह वगैरह। तो यानी वो तनकीद थी और एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग थी। कोई सूरत हाल में कोई सिफारिशात हल या सजेशंस नामी चीज़ तो मुझे देखने को नहीं मिल सकी। देखें,
क्योंकि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जो हैं वो तो जा नहीं सके असम्बली में, और रवायत ये है कि जो बजट पर बहस का आगाज़ जो है वो हिज़्ब इख्तलाफ के कायद करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करनी चाहिए थी, वो इसलिए फिर कुर्रा जो था वो ख्वाजा आसिफ साहब के नाम निकल आया। शाहिद खाकान अब्बासी अगर मौजूद होते या आसन इकबाल मौजूद होते तो वो भी बहस, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली शिकार हो चुके हैं वायरस का। तो ख्वाजा साहब ने तकरीर की। देखिए ये तो दुरुस्त बात है कि मुस्लिम लीग नून की जो परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से ग्रोथ रेट जो है 5.5%, 6%, 7% के करीब था, जबकि अब मनफी ग्रोथ की बात हो रही है। और मुस्लिम लीग नून ने जो रेवेन्यू कलेक्शन जहां छोड़ी थी वो 3800 अरब रुपए के करीब, अब उसी की बात हो रही है। 2 साल जो हैं वो एक किस्म के ज़ाया हो गए और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, बल्कि मनफी ग्रोथ हो रही है अब तो। और ये जो मौजूदा टैक्स कलेक्शन के टारगेट हैं ये भी शायद पूरे ना हो सके, तो सूबों पर भी इसके असरात पड़ेंगे, क्योंकि सूबों के पास जो रकूम ट्रांसफ़र होंगी वो भी कम होंगी, और पंजाब में भी और सिंध पे भी और KPK पे, बलोचिस्तान पे, हर जगह इसके असरात होंगे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हफीज शेख साहब के बारे में और गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनके बारे में जो ये कहा है कि इनका नाम ECL पे डाला जाए, इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ है। देखिए दोनों जो हजरात हैं वो बड़े काबिल कदर पाकिस्तानी हैं और एक दुनिया में उनका एहतराम किया जाता है, अपने फील्ड के वो एक्सपर्ट हैं। और अगर बैरून मुल्क कोई पाकिस्तानी जाकर काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर पड़ गया। तो हफीज शेख साहब भी और गवर्नर स्टेट बैंक भी जो बाकर रजा, दोनों काबिल एहतराम हैं, और हमें इस तरीके से ये सियासत नहीं करनी चाहिए, लोगों की इस तरह शख्सी तौहीन नहीं करनी चाहिए। और उसका जवाब फिर असद उमर ने दिया, नवाज शरीफ साहब पर हमले किए, वो भी कोई अच्छी बात नहीं थी। बस क्या किया जाए, यही हो रहा है, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना, इससे गुरेज करना बेहतर है। चले सर, हाशिम जवाब बख्श साहब आ गए हैं सर, बहुत शुक्रिया हाशिम साहब, आपने वक्त दिया। आज बजट आपने पेश किया, ये 22 खरब से ज़ायद का ये बजट बनता है पंजाब का। इसमें कोविड की सूरत हाल भी आपको दरपेश थी, तरक्याती बजट भी था, आपने सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करने की तजवीज़ दी है, और साथ साथ जो छोटी मईशतें हैं उनको चलाने के लिए भी कुछ इकदाम तजवीज़ आप कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में 14% से 16% से कम करके 5% पर आप ले आए हैं। कुछ बयान कीजिएगा कि ये जो सारे इकदाम आपने उठाए इससे मकसूद क्या है। और शाह शामी साहब की सवाल भी ले लीजिए। जी, बुनियादी बात तो ये है हाशिम साहब, जो आपके पैसे तो कम हो जाएंगे, यानी जो आपको डिविजिबल पूल से इनकम होनी है, जब रेवेन्यू कम हो गया तो आप हिस्सा भी कम हो गया, उससे कितना आप तो शदीद मुतासर होंगे, तो फिर क्या मुदावा करेंगे आप इसका। जी हाशिम साहब। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले शामी साहब आपको मेरा सलाम, अजमल साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर वालेकुम अस्सलाम जी। जिस तरह शामी साहब ने फरमाया, जो हमारे इस साल के बजटेड रेवेन्यू भी है ना, जिसमें फेडरल डिविजिबल पूल से सूबे के आने हैं, उसके अलावा सूबे की अपनी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है उससे, ये तकरीबन 240 अरब का डिफरेंस है पिछले साल की निस्बतन। 240 अरब का फर्क है, ठीक फर्क है। मगर सर आप यानी कम हो जाएगा जी, कम होगा। देखिए ना, जब फेडरल टारगेट 5.55 ट्रिलियन से रिवाइज होकर 4.96 पे आएगा तो लामहला पंजाब का शेयर भी कम होगा। ठीक। अब सर इस वक्त स्कूल ऑफ थॉट की डिस्कशन है कि आया फोकस टैक्सेशन है या फोकस इकोनॉमी का रिवाइवल है। तो हमने इसके बावजूद कि हमें अगले साल रेवेन्यूज कम नजर आ रहे हैं, हमने फैसला किया कि पहला काम है हमने अपनी यहाँ पे बिजनेसेस को और उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पब्लिक रिलीफ को पहली प्रायोरिटी उसी को दी है।
तो सर मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह के फजलो करम से इन तंगदस्ती के हालात में भी हमने 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ बजट पेश किया है। यानी 56 अरब रुपए की हमने वेरियस सेक्टर्स को टैक्स रिलीफ दिया है ताकि लोगों के पास कुव्वत खरीद बेहतर हो सके, लोग इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी का, पंजाब की इकोनॉमी का एक स्टिमुलस चल सके। तो सर सबसे पहले तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। दूसरा है पब्लिक स्पेंडिंग। ये जो हुकूमत का डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए हमने क्या किया, हमने इन हालात में भी अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम पिछले साल के साथ साथ प्रोटेक्ट किया है। वी आर वेरी मच देयर। बल्कि कोर एडीपी जो है हमारा, जो पिछले साल 308 का था, उसमें 42 बिलियन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थे। इस बार कोर एडीपी 312 अरब का है। हाशिम साहब, जो पिछले बरस का आपका तरक्याती बजट था वो क्या सारे के सारा लगा? सर मैं इस पे याद करूं ना, हमने तो मार्च तक सबसे ज्यादा रिलीजेस की हुई थी, सबसे 260, 308 की रिलीजेस के बजट के अगेंस्ट 250 से ऊपर की हम रिलीजेस कर चुके थे। हमें तो वापस फ्लो बैक करना पड़ा, हमें रोकना पड़ा अपना हाथ कि भाई मार्च के बाद तो सिचुएशन ही बदल गई। टिल मार्च वी वर गोइंग परफेक्ट। हमारी तो सूबाई रेवेन्यूज 25% से ऊपर जा रहे थे। तो चीजें उस वक्त भी ठीक जा रही थी। ये कोविड का अभी हम सबको किसी को आइडिया नहीं इसने कैसे आगे बढ़, इसके लिए जो हमारे मेजर थे कोविड पे तो पिछले बरस का अगर मवाजना किया जाए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो वो तो 13-14 अरब आपने खर्च किया हुआ है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि कोविड की वजह से डेवलपमेंट बजट पूरा नहीं हम कर सके? सर कोविड की वजह से आपके टैक्स रेवेन्यूज पे फर्क पड़ा है। कोविड की वजह से हमारे यहाँ तो 25 अरब से हमने ऊपर खर्च किया है कोविड में। 18 अरब की हमने टैक्स रिलीफ मेजर्स भी दिए हैं कोविड के दिनों में। हमने ये सारा इम्पैक्ट, उसके बाद आप देखें ना श्रिंकेज कैसे हुई है। जब बिजनेसेस बंद हैं तो टैक्स महसूलात कहाँ से कलेक्ट होंगे? अब जो आगे का सफर है सर, मैं इस पे आज के बजट में जो की इसका महवर है वो ये है कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। हमने बहुत सारे सेक्टर्स को छूट दी है। हमने फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स 16% होता था, उसको खत्म कर दिया है ताकि लोग जाके करा सकें। डॉक्टर्स कंसल्टेंसी टैक्स खत्म, 0 रेट कर दिया है। हमने स्मॉल होटल्स, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल्स, आईटी सर्विसेज, इन सब पे 16% टैक्स हुआ करता था, हमने 5% कर दिया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स, स्टैंप ड्यूटी सर जो प्रॉपर्टी की उसमें होती थी, क्योंकि बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का स्टिमुलस पैकेज दिया है और ये बड़ा मेजर रेवेन्यू ड्राइवर था। हमने कहा कि पहला काम है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, तो सर 5% से कम करके उसको 1% पे लेके आए। एंटरटेनमेंट टैक्स हमने फैसला कर लिया है कि पहले फुकदान है, इंडस्ट्री सफर कर रही है, तो उसको 20% से कम करके 5% पे कर दिया। और सिनेमा हाउसेस के लिए तो अगले साल जून 2021 तक उसको हमने 0 कर दिया। तो इस तरह के बेशुमार मेजर्स लेके हाशिम साहब ये बताइए कि ये जो ऑरेंज ट्रेन है हमारी लाहौर की, ये कब की वहीं खड़ी है, को इसकी तकमील का भी आपने? साल इसकी तकमील भी होगी, बट जिस दिन ये खड़ी की खड़ी नहीं रहेगी तो समझे तकरीबन 5 अरब रुपए में सब्सिडी चलेगी और 4-4.5 अरब तो इसका हमने इंटरेस्ट पे करना है सालाना। अगर मैं इसकी टिकट का सही रेट रखूं तो वो तकरीबन 300 रुपए के करीब बनेगी फॉर फी सवारी। अब आप सोचें कि इतनी बड़ी एक हाथी को हम चलाने जा रहे हैं, जबकि हमने 20 साल के अंदर लाहौर के अंदर एक जनरल हॉस्पिटल नहीं बना। आज जो बेड की कंप्लेन हो रही है, जो वेंटिलेटर्स की कंप्लेन हो रही है, तो हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई है? हमारा तो महवर था हेल्थ सेक्टर, हमने तो। मगर हाशिम साहब आप ये बताएं जी, नहीं ये ट्रेन मुकम्मल तो आपको करनी है ना, ये खड़ी तो नहीं रह सकती? नहीं, मुकम्मल करनी है और चलानी भी है, बट मैं कह ये रहा हूँ कि इसकी बिल्कुल कोई फिजिबिलिटी नहीं है। मगर सवाल ये है, हाउस पे पूछा है कि आप में से कोई एक आदमी हिज़्ब इख्तिलाफ से ये बता दे कि इसकी फिजिबिलिटी क्या थी जब ये ट्रेन का फैसला किया गया। हाँ सर, अब लग गया है तो अब लगानी पड़ेगी इंशाल्लाह। शामी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं अगले मौजू पे जाऊंगा, फिर शुरू करेंगे। जी शामी साहब। हाशिम साहब ये बताइए कि इस वक्त हस्पताल हैं पंजाब के, लाहौर के, ये अंडर यूटिलाइज्ड हैं। इनमें 10,000 के करीब बेड्स हैं, लेकिन इनमें सिर्फ जो कोरोना के लिए मखसूस बेड हैं वो बहुत कम हैं, बाकी किसी शोबे में काम नहीं हो रहा।
और वो खाली पड़े हैं बेड्स, तो आप क्यों तवज्जो नहीं देते हैं कि ये सारे बेड्स जो हैं ये काम दे सकें, या कोई दो अस्पताल जो हैं उनको कोरोना के लिए मुख्तस कर दें? ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? सर पंजाब में मैं इस पे अर्ज करूं, इसी सोच के मुताबिक हिकमत अमली बनाई गई थी। मेयो हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल विंग बनाया गया, PKLI को डेडिकेट किया गया एज कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल। होता ही है सर, बहुत सारे हॉस्पिटल्स का सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी होता है जिसको HVAC कहते हैं। तो हर हॉस्पिटल के अंदर आप नहीं डाल सकते कोविड के पेशेंट्स को, क्योंकि हवा के थ्रू भी ये ट्रांसफर कर सकता है। फिर बाकी जहां पे कोविड का पेशेंट ना भी आया हो वहां भी ये जरासीम चले जाते हैं, ये वायरस चला जाता है। इसलिए एक हिकमत अमली के तहत टारगेटेड हॉस्पिटल जो कि इसको केटर कर सकते हैं, जिसमें इनको साइड पे रखा जा सकता है, उनकी लिस्ट बना ली गई और उसके मुताबिक ही वहां पे पेशेंट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। अच्छा, ये एक एतराज़ ये भी उठ रहा है कि सप्लीमेंट्री बजट वाला जो मामला है 107 अरब की कहानी, ये फिर से आप उसके खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद ये मार्जिन रखा गया। सर ये मैं इस पे अर्ज करूं, ये जो बात हो रही है, ये आपने देखा है कि अभी थोड़ा अर्सा पहले एक वीट की क्राइसिस का जिक्र किया गया, लोकस्ट का जिक्र किया गया। अब सर फूड सिक्योरिटी पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा काम है, और हम फूड बास्केट सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट तकरीबन पंजाब है। तो हमने पहली बार तारीख के अंदर अपना 4.5 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट पूरा किया है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए ये चीजें नजर आ रही हैं। ये वीट पे बशमूल 3 अरब की सब्सिडी चीनी नहीं सर, इसमें ये जो चीज आपसे जिक्र की जा रही है ये है ही वीट रिलेटेड, और इसका जो रोलिंग लोन है ये भी वीट रिलेटेड। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइए कि तनख्वाहें फिर आपने नहीं बढ़ाई मुलाजमीन की? सर इस पे मैं गुजारिश कर लूं, देखें अभी कोविड के इम्पैक्ट का जनाब पूरा अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सिंध सरकार जो है वो 5% इत्तला है मुझे कि 5% वो बढ़ा रहे हैं, तो 5% 10% आप भी कर देते, क्या हर्ज था सर? पूरा अमला सरकारी खप रहा है अस्पतालों में, और दीगर इंतजामिया जो है वो दिन रात एक किए हुए। सर मैं यकीन माने बड़ा नरम गोशा रखती है पूरी हुकूमत में, ये बड़ी डिस्कस हुआ डिटेल के अंदर। अभी सर हमने ये सोचा कि जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर पहले आवाम को रिलीफ, जो दिहाड़ीदार की नौकरी से गया है पहले उसका ख्याल रख लें, क्योंकि एटलीस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास जॉब सिक्योरिटी है। दूसरा, पंजाब ने एक बहुत बड़ा इकदाम जो उठाया वो ये है कि कोविड पेशेंट के साथ, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ जो इंटरैक्ट करता है, बेशक वो डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या जो भी हो, या वहां पे उठाने वाला सैनिटरी वर्कर हो, उन सब को जितना अरसा वो कोविड पेशेंट के साथ डील करेंगे उनको हर उस महीने के लिए डबल तनख्वाह मिलेगी। चले हाशिम साहब, बहुत शुक्रिया, दिल तो बहुत था, आपसे मजीद बात होती है इंशाल्लाह फिर किसी और उस वक्त की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया। शामी साहब, सबिया खानम चल बसी, आज फिर आप बता रहे थे तहरीक पाकिस्तान के एक गोल्ड मेडलिस्ट कारकुन बुजुर्ग 85 साल की उम्र में अमेरिका में थी अपनी बेटी के पास, जो कि बेवा हो गई थी बहुत साल पहले, फिर वहीं चली गई और महदूद हो गई थी सरगर्मियां, उनकी सेहत भी खराब थी। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जान थी वो और उनके शौहर संतोष कुमार, बड़ा एहतराम से उनका नाम लिया जाता है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बाकी दो का भी जिक्र करें, वक्त खत्म हो गया। तहरीक पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट कारकुन थे गुलाम नबी बख्तावरी, वो भी रुखसत हो गए इस्लामाबाद में। जफ़र बख्तावरी साहब के वालिद जो पाकिस्तान कल्चरल फोरम के सरबराह है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त मोहम्मद फैज़ी, मुस्लिम लीग नून के बड़े सरकर्दा रहनुमा थे, वो भी कोरोना चले, अल्लाह ताला सर इनके दर्जात बुलंद करे, और बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस वबा से हम सब पे मेहरबानी करे, फजल करे, ताकि इससे हमारी जान छूटे। नाज़रीन, आप ब्रेक के बाद मिलते हैं।